गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ब्रिटेन में सरकार का निर्माण किस प्रकार होता है, वहां पर सरकार के बनने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। इससे पहले आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन बता दूं कि इससे पहले 11 या 12 लेक्चर हमारे हो चुके हैं ब्रिटेन के संविधान का, और हमने ब्रिटेन के संविधान को एमए के हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक पहला पार्ट ये चल रहा है, इसके बाद जो है 3 लेक्चर और होंगे। उसके बाद इस पार्ट का, पहले पार्ट का एंड हो जाएगा और ब्रिटेन के संविधान का दूसरा पार्ट शुरू होगा, जिसमें हम कॉमन सदन की व्यवस्था के बारे में, लॉर्ड सदन की व्यवस्था के बारे में सब कुछ समझेंगे। क्योंकि लॉर्ड सदन और कॉमन सदन के स्पीकर के बारे में हम समझेंगे, वो दूसरे पार्ट में आएगा। तो अगर आपने इससे पहले जितने भी वीडियो हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है, वो प्लीज आप देखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको आई बटन पे नजर आ जाएगा, या एंड ऑफ स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। खैर, हम शुरू करते हैं। ब्रिटेन में सरकार का निर्माण किस प्रकार होता है, ब्रिटेन में सरकार बनने के लिए क्या प्रोसेस है, कौन सी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये कि ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए कॉमन सदन में बहुमत होना लाजमी है। जिस भी पार्टी का अगर कॉमन सदन में बहुमत नहीं है तो वो सरकार बनाने के लायक नहीं है, योग्यता नहीं रखती है। पहला चीज हम पॉइंट के हिसाब से समझेंगे। सरकार बनाने के लिए कॉमन सदन में बहुमत इंपॉर्टेंट। अब आपको ये भी जानना होगा कि ब्रिटेन में सदन कितने प्रकार के हैं। जैसे हमारे भारत में लोकसभा है, लोक सदन और राज्य सदन है, तो ब्रिटेन में भी सदन की संख्या 2 है। देखो, ब्रिटेन में सदन की संख्या 2 है। एक है कॉमन सदन, दूसरा है लॉर्ड सदन। कॉमन सदन को हम निम्न सदन भी कहते हैं, कॉमन सदन को हम निर्वाचित सदन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी मंत्री होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, वो लोगों के द्वारा चुनकर कॉमन सदन में आते हैं। राइट? तो कॉमन सदन में जो भी व्यक्ति होते हैं वो चुनकर आते हैं, तो जिस वजह से कॉमन सदन को निर्वाचित सदन भी कहा जाता है, ये रही कॉमन सदन की बात। दूसरा लॉर्ड सदन है। लॉर्ड सदन को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है। तो हमने क्या बताया, पीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होता है, इवन अगर किसी भी पार्टी का कॉमन सदन का चुनाव होता है, और कॉमन सदन चुनाव में वो पार्टी सबसे ज्यादा सांसद अलग अलग क्षेत्रों से जीतकर कॉमन सदन में भेजती है, तो उस पार्टी का बहुमत माना जाता है। कॉमन सदन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, ये प्रोसेस। कॉमन सदन की बात करूं तो कॉमन सदन में सपोज इंग्लैंड में 2 बड़ी पार्टियां, कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। अब ये दोनों पार्टियां कॉमन सदन के इलेक्शन में चुनाव लड़ती हैं। राइट? कॉमन सदन में लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी चुनाव लड़ती है। अब सपोज करो लेबर पार्टी जो है, कुल एक एग्जाम्पल के हिसाब समझते हैं, परसेंटेज के हिसाब से समझो कि मान लो लेबर पार्टी ने 70% वोट प्राप्त किए और इसने 30% वोट प्राप्त किए। तो परसेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज लेबर पार्टी का है, तो परसेंट के हिसाब से अगर हम सरकार बनाने के तरफ बढ़े तो सबसे ज्यादा परसेंट पाने वाली पार्टी लेबर पार्टी है। तो लेबर पार्टी के जो सदस्य होंगे, इनके जो मेंबर होंगे, लेबर पार्टी के जो सदस्य होंगे, ये कहां जीतकर कॉमन सदन में पहुंचते हैं। जब ये सदस्य कॉमन सदन में पहुंचते हैं तो कॉमन सदन में इनको सांसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांसद। लेबर पार्टी के सदस्य जब इंग्लैंड और ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के अलग अलग क्षेत्रों से जीतकर कॉमन सदन में पहुंचते हैं तो इनको सांसद पुकारा जाता है। तो अब जब इनको सांसद पुकारा जाता है तो सरकार बनाने की तरफ कौन सी पार्टी बढ़ रही है? तो लेबर पार्टी बढ़ रही है। तो लेबर पार्टी क्या करेगी, अपने में से, अपने सांसद में से, अपने सदस्य में से, अपने सांसद में से या सदस्य में से लेबर पार्टी किसी एक व्यक्ति का
क्यों? क्योंकि लेबर पार्टी जब प्रधानमंत्री के लिए किसी व्यक्ति को चुनती है तो पहले पार्टी में राय मशविरा करती है, पार्टी में लोगों से पूछताछ करती है, क्योंकि पार्टी जो होती है वो सहयोग से चलती है, समूह के रूप में काम करती है। अगर पार्टी में कोई व्यक्ति सारे डिसीजन लेने लगेगा तो पार्टी के और सदस्य क्या हो जाएंगे? उसके प्रति नाराज हो जाएंगे, इससे पार्टी नहीं चल पाएगी, सरकार भी नहीं बन पाएगी। इस वजह से क्या होता है कि जब भी पार्टी कॉमन सदन में बहुमत सिद्ध कर देती है तो पहले पार्टी अपने में से डिसाइड कर लेती है कि हम अपने में से किस व्यक्ति को कॉमन सदन के प्रति बहुमत प्राप्त होने के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाए। तो पहले पार्टी अपने में से डिसीजंस ले लेती है। जब पार्टी अपने में से डिसीजंस ले लेती है तो एक व्यक्ति का, जिसको पार्टी सबकी सहमति होती है कि फला व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, जब पार्टी उस व्यक्ति के प्रति सबकी सहमति हो जाती है तो उस व्यक्ति का नाम राजा को दे दिया जाता है और राजा क्या करता है? उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए चुन लेता है। ठीक है। अब अपने सदस्यों में से क्या करता है राजा क्या करेगा? राजा ये करेगा कि जो लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी में से एक व्यक्ति को पीएम चुनता है। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि लेबर पार्टी में जो पीएम चुना जाता है, प्रधानमंत्री चुना जाता है, जिस पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत होता है, सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, वही प्रधानमंत्री बनता है, वही पार्टी से प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और प्रधानमंत्री, सपोज करो कि लेबर पार्टी जीत गई 70% वोट के साथ में, एक एग्जाम्पल के रूप में 70% वोट के साथ में, 30% इसका रेशियो है, तो ये सरकार तो बना नहीं पाएगी, लेबर पार्टी सरकार बनाएगी। अब लेबर पार्टी सरकार बनाएगी तो बहुमत प्राप्त करने के बाद शांति से बैठेगी नहीं कि अब राजा आए और हम में से छाटे बिने और हम सरकार बनाए। तो राजा अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता है, राजा अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाता है। राजा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जब पार्टी आपस में से किसी एक व्यक्ति के ऊपर एकजुट होती है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर सोचती है कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो जब पार्टी डिसाइड कर लेती है प्रधानमंत्री हमारी पार्टी से कौन होगा, तो उस व्यक्ति का नाम राजा को सौंप दिया जाता है और राजा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए चुन लेता है। ये प्रोसेस हो गया, राइट। लेकिन इससे पहले क्या था? अब प्रेजेंट टाइम में ब्रिटेन में यही प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इससे पहले कौन सी प्रक्रिया थी? इससे पहले कैसे सरकार बनती थी? इससे पहले प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते थे? इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, ये तो अब की बात है, लेकिन पहले क्या था? पहले क्या था कि जो राजा होता था, राजा ये स्वयं, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं मैं, समझना, राजा स्वयं से ही पीएम को चुन लेता था, स्वयं से पीएम को चुनता था। राजा मतलब स्वयं से प्रधानमंत्री को चुनता था, अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को चुन लेता था। लेकिन जब से कहां पर? ब्रिटेन में कैसी प्रणाली? दो दलीय प्रणाली शुरू हुई है, तब से प्रधानमंत्री दलों से चुने जाते हैं। क्या मतलब? इसको हम समझते हैं। देखो, पहले क्या था, अब की तो बात यह है कि कॉमन सदन में जो भी पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत सिद्ध करेगी वही प्रधानमंत्री उसी दल से बनाए जाएंगे। लेकिन ये अब का प्रोसेस है। पहले क्या था? राजा क्या करती थी? अपनी मर्जी से जिसको काबिल और विवेक रूप से योग्य समझती थी, तो राजा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनता था। तो मतलब पहले यही प्रोसेस था कि राजा अपनी मर्जी से, ध्यान देना, राजा अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री का अपॉइंट करता था, प्रधानमंत्री को चुनता था, ना कि कॉमन सदन में बहुमत वाले दल को। कब ये प्रोसेस था? जब राजा अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को चुनता था। ये तब प्रोसेस था जब ब्रिटेन में कोई भी दल काम नहीं करता था, ना वहां पर लेबर पार्टी थी, ना वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी थी, ना वहां पर कोई अन्य दल था। जब कोई दल था ही नहीं और कॉमन सदन को कोई ज्यादा कुछ अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे, तो राजा अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को चुनता था, अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री का चुनाव करता था।
तो सरकार पहले राजा की मर्जी से बनता था, लेकिन अब सरकार वहां पर कॉमन सदन में बहुमत दल के हिसाब से बनता है, राइट। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, अब यही है जो मैंने यहां पर आपको समझाया। अब यह है कि राजा उसी व्यक्ति को पीएम चुनता है जिसका कॉमन सदन में बहुमत होता है। अब यह व्यवस्था है कि उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना जाएगा जो कॉमन सदन में बहुमत सिद्ध करेगा। तो यहां पर हम सदन लिख देते हैं। सदन से कौन सा सदन? कॉमन सदन। कॉमन सदन में पार्टी को क्या सिद्ध करना पड़ेगा? बहुमत। किसको? पार्टी को। तो जिस भी पार्टी, बहुमत पार्टी, ये देखो ऐसे लिख देते हैं, बहुमत पार्टी कोई भी होगी, अगर लेबर पार्टी होगी या कंजर्वेटिव पार्टी होगी, अगर बहुमत वाली पार्टी, चाहे वो लेबर पार्टी हो चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी हो, जिस भी पार्टी का कॉमन सदन में, किस सदन में? कॉमन सदन में बहुमत होगा, उसी दल में से प्रधानमंत्री चुना जाएगा और वही दल आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा करके मंत्रिमंडल का भी निर्माण करेंगे। ये था प्रोसेस। अब आगे एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? सपोज करो कि अगर हम प्रधानमंत्री किसी भी दल से चुन लेते हैं और उस प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य अच्छा नहीं या किसी कारणवश, किसी रीजन के हिसाब से वो प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो, लेकिन इससे पहले यह भी आप जान लें कि अब जो है इस समय प्रेजेंट टाइम की अगर व्यवस्था हम ब्रिटेन की समझें तो कहा जाता है कि ब्रिटेन का राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। लेकिन पहले था कि अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री को भी चुनता था। तो राजा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता, चाहे उसकी पसंद हो या उसकी पसंद ना हो। इसी प्रकार क्या था कि अगर पीएम, देखो ध्यान देना, अगर पीएम क्या करता है? त्यागपत्र देता है। प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे तो क्या होगा? क्या राजा फिर उस अपनी मर्जी का इस्तेमाल कर पाएगा? अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री बना पाएगा? अगर लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बन जाता है और वो प्रधानमंत्री किसी भी कारणवश, कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो, चाहे क्राइसिस की वजह से, एनीथिंग, किसी भी वजह से अगर वो त्यागपत्र दे देता है तो क्या राजा अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री का चुनाव कर पाएगा? अपनी मर्जी को शामिल कर पाएगा? आप एक चीज का गांठ बांध लें कि राजा जो है अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता। तो अपनी मर्जी से यहां पर क्या करेगा? अगर पीएम त्यागपत्र देता है तो साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम भी राजा को सौंपता है कि हम त्यागपत्र दे रहे हैं, लेकिन हम जिसकी नाम तजवीज कर रहे हैं, जिसका नाम हम आपको बता रहे हैं, आप उसी को प्रधानमंत्री बनाना। और यही बात इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो उसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी के रूप में, मतलब पीएम क्या करता है? अपने उत्तराधिकारी का नाम राजा को देता है। पीएम त्यागपत्र भी देता है, साथ ही साथ राजा को यह भी बता देता है कि हम त्यागपत्र तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे त्यागपत्र देने के बाद हम जिसका नाम आपको बताएंगे, आप हमारे बाद उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, राइट? उसी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो पीएम ये डिसाइड कर लेता है। और हाँ, एक चीज और, पीएम उत्तराधिकारी का, जैसे पीएम मान लो प्रधानमंत्री है, सपोज करो प्रधानमंत्री है, वो त्यागपत्र दे दे, तो प्रधानमंत्री उसी व्यक्ति को नाम राजा को देता है जो पार्टी एकजुट होकर सहमति व्यक्त करती है। बड़ा कठिन भाषा हो जा रही है, मतलब पार्टी ही डिसाइड करती है कि इनके त्यागपत्र देने के बाद हम अपने में से किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएं। तो पार्टी डिसाइड करती है, ना कि मान लो लेबर पार्टी की सरकार है तो त्यागपत्र देने वाला प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य का नाम तो दे नहीं सकता। वो पीएम जिस पार्टी का होगा उसी पार्टी के सदस्य का नाम किसको देगा? राजा को देगा। फिर राजा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री
चुनता है, चाहे वो राजा उस व्यक्ति को पसंद करता हो चाहे ना पसंद करता हो, चाहे उसके बीच में राजा और प्रधानमंत्री के बीच में चाहे 36 का आंकड़ा क्यों ना हो, अगर प्रधानमंत्री, त्यागपत्र देने वाला प्रधानमंत्री अगर वो नाम दे देता है राजा को कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो राजा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है। ऐसा एक बार हो चुका है। कब? 1980। इसको मिटा दूं तो हाँ, तो एक चीज ये हो चुका है कि 1980 एक समय था, 1880 में जो रानी थी ब्रिटेन की, उनका नाम क्या था? रानी विक्टोरिया। रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया थी 1980 में ब्रिटेन की रानी थी। रानी विक्टोरिया ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुना था, एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद के लिए अपॉइंट किया था जिसे रानी नापसंद करती थी। जैसे हमने बताया कि पीएम बनने के लिए पार्टी ही डिसाइड करेगी हर बार, चाहे वो त्यागपत्र देने से पहले की बात हो चाहे वो त्यागपत्र देने के बाद की बात हो। तो हर बार कौन डिसीजन लेगा? कौन डिसीजन लेगा? पार्टी ही डिसीजन लेती है। राजा अपनी मर्जी से नए किसी को बुला सकता है कि फला इंसान को बुला लिया जाए और उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो इस प्रकार प्रोसेस नहीं होता। इसी प्रकार 1880 में रानी विक्टोरिया ने पीएम पद के लिए किसे? ग्लैडस्टोन को क्या किया? पीएम बनाया। और एक चीज और जान लो, ग्लैडस्टोन जो थे वो लेबर पार्टी के नेता थे। किस पार्टी के नेता थे? लेबर पार्टी के नेता थे। और लेबर पार्टी के नेता थे। और दूसरा चीज, रानी विक्टोरिया जो थी, इनकी मर्जी तो नहीं थी कि ग्लैडस्टोन को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन इनकी मर्जी के बावजूद भी ये नापसंद करती थी ग्लैडस्टोन को, क्योंकि इनका राजनीतिक कैरियर थोड़ा सा क्राइसिस में गुजरा था। इनका थोड़ा सा क्रेडिट कह सकते हैं, क्रेडिट अच्छा नहीं था। फिर भी पार्टी ने डिसीजन लिया कि ग्लैडस्टोन को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और रानी ना चाहकर भी, ना पसंद कर भी ग्लैडस्टोन को प्रधानमंत्री के पद देना ही पड़ा। लेकिन एक क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे ये है, पहला क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस ये है कि पीएम तो है, बिल्कुल है, चाहे वो रानी पसंद करती हो या ना पसंद करती हो, चाहे उसका क्रेडिट कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर पार्टी को जनता जिता देती है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? जनता की राय होती है। जनता ने उनको चुनकर कामन सदन में भेजा है, तो जनता की राय को सुप्रीम रखा जाता है। इसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी। तो एक चीज और, अगर पीएम है कोई व्यक्ति, पीएम बनने के लिए क्या जरूरी है? पीएम बनने के लिए कामन सदन का सदस्य जरूरी है। कामन सदन का सदस्य होना जरूरी है या नहीं? अगर मैं क्वेश्चंस करूं, आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कामन सदन का सदस्य होना लाजमी है या नहीं है, तो आपका जवाब होगा क्या? हाँ या ना? तो आप बोलोगे कि हाँ या ना, मतलब कामन सदन का सदस्य, पीएम बनने के लिए कामन सदन का सदस्य होना जरूरी है या नहीं, तो आप कहोगे हाँ या ना। दो में से क्वेश्चंस का एक आंसर का जवाब दोगे। अगर आप बोलोगे हाँ तो भी सही है, अगर आप बोलोगे ना तो भी सही है। कैसे? देखो, एक तारीख याद रखना, 1902 ईस्वी। 1902 ईस्वी तक कितने? 6 पीएम, 6 प्रधानमंत्री ऐसे बन चुके हैं जिसने बोला है कि नहीं, उसके लिए जिसने बोला कि नहीं, कामन सदन का सदस्य बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो कामन सदन का सदस्य है। उसके लिए मैं बता दूं कि 6 बार ऐसा हो चुका है, 1902 तक 6 बार ऐसी घड़ी आ चुकी है, ऐसा हो चुका है कि 6 प्रधानमंत्री, 6 पीएम ऐसे रह चुके हैं जो किस सदन से थे? लॉर्ड सदन से थे। याद रहेगा, ये लॉर्ड सदन से थे। मतलब 6 प्रधानमंत्री ऐसे रह चुके हैं जो लॉर्ड सदन के सदस्य रह चुके हैं। तो आप यहां पर आप देखोगे कि कामन सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं है पीएम बनने के लिए। पहली बात क्लियर हो गई, राइट? अब
अगर वो व्यक्ति कॉमन सदन का सदस्य नहीं है, अगर कोई भी पीएम किस सदन का है, लार्ज सदन से है, लार्ज सदन से है। और मैं बता दिया कितने पीएम रह चुके हैं, 6 पीएम रह चुके हैं। अगर कोई भी प्रधानमंत्री लार्ज सदन का है, कॉमन सदन का सदस्य नहीं है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है। अगर कॉमन सदन का सदस्य है तो लार्ज सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने नहीं आती है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री लार्ज सदन से होता है तो उस प्रधानमंत्री के सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसमें से कुछ चंद और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम अभी इसी वक्त पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉब्लम्स ये होती है, अगर प्रधानमंत्री लार्ज सदन से है तो उस प्रधानमंत्री को कॉमन सदन के वाद विवाद में शामिल होने का अधिकार नहीं है। ये मतलब कहां पर, देखो, कॉमन सदन में शामिल नहीं हो सकता, शामिल नहीं हो सकता। ये पीएम। दूसरा चीज, अगर पीएम लार्ज सदन से है तो दूसरी दिक्कत यह आती है कि वह पीएम कॉमन सदन में मतदान नहीं कर सकता, कर सकता है। अगर पीएम लार्ज सदन से है तो तीसरी प्रॉब्लम से आती है कि कॉमन सदन से विधेयक तथा कानून निर्माण में शामिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो जैसे हमने बताया कि अगर प्रधानमंत्री लार्ज सदन से होगा तो वो किसमें, कॉमन सदन में ना वोट कर सकता है, ना कॉमन सदन में किसी भी विधेयक और कानून निर्माण में शामिल हो सकता है, ना लार्ज सदन का पीएम क्या करता है, दूसरा चीज कॉमन सदन की बैठक में भी शामिल नहीं हो सकता है। तो ये सारी प्रोसेस होते हैं। और तीसरा चीज, अगर पीएम जो है कहां से है, लार्ज सदन से है, अगर पीएम लार्ज सदन से है तो लार्ज सदन में होने का दूसरा जो चौथा जो प्रॉब्लम्स होगा वो कॉमन सदन की बैठक, कॉमन सदन की बैठक में शामिल नहीं हो पाएगा, शामिल नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर पीएम लार्ज सदन से है तो वो विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून में, मतलब कॉमन सदन के जो भी क्रिया प्रतिक्रिया, जो भी प्रोसेस है एज अ पीएम, तो वो पीएम क्या होगा, कॉमन सदन के किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होगा। प्रधानमंत्री होने के बावजूद, मान लो कि कॉमन सदन में हमें कोई काम करवाना है, कॉमन सदन में विधेयक पेश करवाना है, कॉमन सदन में हमें उस विधेयक पर वाद विवाद करवाना है और विधेयक के पक्ष में करवाना है, तो पीएम क्या करेगा, लार्ज सदन तो जा नहीं सकता, पीएम मतदान तो कर नहीं सकता, पीएम बैठक में शामिल हो नहीं सकता है, पीएम कॉमन सदन में विधेयक के प्रोसेस में वाद विवाद में शामिल भी नहीं हो सकता है। तो करेगा क्या पीएम, पीएम यह करेगा कि अपने किसी विश्वास पात्र, किसी जिम्मेदार और किसी विलिवनेस, बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद इंसान को क्या करेगा, वो इस मुहिम को सौंपेगा और कहेगा कि कॉमन सदन में मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं लार्ज सदन से हूं, तो आप क्या करो, इस विधेयक को पास करवाओ। तो वो अपने काम के लिए कॉमन सदन के किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स आती है कब, जब पीएम प्रधानमंत्री लार्ज सदन से होता है तब। आई बात समझ में, मतलब प्रधानमंत्री कॉमन सदन के दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होता है। और मैं ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, ये बात एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं। एक डेट और याद रखना आप लोग, एक डेट है 1923, ये डेट, इस डेट में जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था बोनरला। बोनरला ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन लेटर दे दिया, त्यागपत्र दिया। एग्जाम्पल 1923 का अगर एग्जाम्पल आप समझेंगे तो एग्जाम्पल के हिसाब से बोनरला प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री होने के बाद इनकी सेहत में कुछ
प्रॉब्लम्स हुई और इनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती चली गई, तो जिसके कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देने का रीजन क्या था? इनकी सेहत में कमी, सेहत खराब होना। तो इन्होंने जब सेहत खराब होने की वजह से त्यागपत्र दे दिया तो क्या हुआ फिर? तो यह हुआ कि 1923 में पीएम के लिए लॉर्ड कर्जन को, किसको? लॉर्ड कर्जन को पीएम बनना था। किसको? लॉर्ड कर्जन जो थे ना, माने जाने नेता थे। कौन? लॉर्ड कर्जन। किस पार्टी से? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के माने जाने नेता थे, लेकिन लॉर्ड कर्जन को प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? अभी जैसे मैंने बताया, लॉर्ड कर्जन को अगर प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो लॉर्ड कर्जन इन सारी प्रॉब्लम से घिर जाते। मतलब लॉर्ड कर्जन किसके सदस्य थे? ये सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड सदन के सदस्य थे। लॉर्ड सदन के सदस्य होने के नाते इतने फेमस और इतने अच्छे, ईमानदार, कर्मठ, इतने प्यारे नेता को प्रधानमंत्री का पद नहीं सौंपा गया। सिर्फ इस वजह से नहीं सौंपा गया क्योंकि लॉर्ड कर्जन जो थे वो लॉर्ड सदन के सदस्य थे। अगर लॉर्ड कर्जन को प्रधानमंत्री बना दिया जाता माय लॉर्ड, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने आती, वो अपने कामों के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते। अगर ऐसी सारी प्रॉब्लम्स आती तो वो बेहतर रूप से कार्य का संचालन नहीं कर पाते, सरकार को नहीं चला पाते और सरकार जनता का विश्वास नहीं जीत पाती। तो अब नेक्स्ट फिर क्या होता? फिर दूसरा जब चुनाव होता तो पार्टी बाहर हो जाती, फिर दूसरी पार्टी आती। इस वजह से जॉर्ज पंचम 1923 में जो राजा थे उनका नाम था जॉर्ज पंचम ने प्रधानमंत्री के लिए फिर बुलाया किसको? मैकडोनल्ड को। मैकडोनल्ड को चुना और मैकडोनल्ड जो थे ये कॉमन सदन के सदस्य थे। अब ये लगा सही तीर सही निशाने पर। जॉर्ज पंचम ने मैकडोनल्ड को प्रधानमंत्री बनाना पसंद किया क्योंकि ये कॉमन सदन के सदस्य थे। इस प्रकार ये प्रोसेस होता है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन अगर आप सोचें तो ये भी होता है कि अगर लॉर्ड सदन का कोई व्यक्ति है, अगर उसकी सदस्यता ग्रहण कर लेता है, लॉर्ड सदन का सदस्य बन जाता है, तो क्या वो कभी प्रधानमंत्री का सपना नहीं पूरा कर पाएगा? इस हिसाब से अगर वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएगा तो लॉर्ड सदन के सदस्य जो चाहत रखते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करें, तब तो वो लॉर्ड सदन का सदस्य बनना किसी के ऊपर जरूरी नहीं होगा। कोई लॉर्ड सदन का सदस्य बनना ही नहीं चाहेगा। क्यों नहीं बनना चाहेगा? कि भैया हम लॉर्ड सदन के सदस्य बन जाएंगे तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएंगे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कुछ नियम बनाएंगे, उसको मिटाने के बाद हम समझ लेते हैं। आप कहीं जाइएगा मत। जब जॉर्ज पंचम ने मैकडोनल्ड को कॉमन सदन के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बुलाया ना, तब से ये प्रथा बन गई, एक नियम सा बन गया कि अब भैया कि कॉमन सदन से ही प्रधानमंत्री को चुना जाएगा। कब? 1923। डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट के साथ फैक्चुअल चीज को समझना और दूसरों को समझा देना, तो इससे क्या होता है कि लगता है कि हाँ बंदे ने ऐसे नहीं हवा में डेट के साथ में बताया। जिसके प्रॉब्लम्स हो डेट जाके देख ले, हर चीज तो नेट पर अवेलेबल है। देखो 1923 में क्या नियम बन गया, नियम सा बन गया कि कॉमन सदन से ही पीएम चुना जाएगा। जब ये नियम बन गया ना तो लॉर्ड सदन के जितने भी मेंबर थे ना, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अरे हमने तो गलती कर दी कि लॉर्ड सदन का सदस्य लेके, लॉर्ड सदन की सदस्यता लेकर लॉर्ड सदन के सदस्य जो थे उन्होंने गलती कर दी क्या? अगर ये नियम बन गया कि कॉमन सदन से ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो लॉर्ड सदन के और सदस्य जो प्रधानमंत्री की चाहत रखते हैं, उतावले हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री की सीट के लिए, अब वो क्या करें? उनके सामने ऑप्शंस क्या हो? तो उन्होंने कुछ नहीं किया। पता है क्या कर सकते हैं? विरोध कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? विरोध किया। अगर ऐसा हो गया, ऐसी प्रथा चली गई कि कॉमन सदन से ही प्रधानमंत्री चुना जाएगा, तो हमारा क्या होगा?
लाल सदन का क्या होगा कालिया। तो ये सारी प्रोसेस, हाँ तो खैर, तो 1923 में जब ये नियम सा बन गया तो लाल सदन के सदस्य के सामने बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई। वो भी चाहत रखते हैं, लाल सदन के सदस्य भी चाहत रखते हैं क्या बनने के लिए, प्रधानमंत्री। और आपको बता दे प्रधानमंत्री का पद ना बहुत ऊंचा होता है। कितना? बहुत ऊंचा, माउंट एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंचा। तो सब भैया बनना चाहते हैं। आप नहीं बनना चाहते क्या प्रधानमंत्री? हम तो बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। तो खैर आते हैं मुद्दे पे, मजाक कर रहा था मैं। देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए लाल सदन का सदस्य होना भी जरूरी है। अब एक कानून बनता है, कब? 1963 में। लाल सदन के सदस्य जब विरोध किए तो 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 साल बाद करीब एक कानून बना। कानून क्या बना? 1963 का अधिनियम के तहत, धारा के तहत, 1963 के अधिनियम के तहत सरकार ने यह नियम बनाया कि अगर कोई व्यक्ति, ये अगर में बहुत कुछ छुपा है, अगर कोई सदस्य है, क्या है? सदस्य है, और वो किस? लाल सदन का सदस्य है। लाल सदन का अगर कोई सदस्य लाल सदन से है और ये सदस्य क्या करना चाहता है? प्रधानमंत्री बनना चाहता है। बहुत ध्यान से समझना, कोई व्यक्ति लाल सदन का सदस्य है, इस अधिनियम की विशेषता बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति लाल सदन का सदस्य है और प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावला है, जैसे हम हैं, तो क्या होगा कि इसे पहले लाल सदन के सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा। जी हां, लाल सदन का सदस्य प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन पहले वो लाल सदन की सदस्यता से क्या देगा? त्याग पत्र देगा। अगर वो लाल सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दे देता है, कैसे देगा? किसको देगा? राजा को। कैसे देगा? प्रार्थना पत्र लिखकर। अब एक चीज समझ लो, इस अधिनियम के तहत कोई भी लाल सदन का सदस्य अगर प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो वो त्याग पत्र देगा। किसे देगा? राजा को। और उस त्याग पत्र को एक एज अ प्रार्थना पत्र देता है। हाँ, प्रार्थना पत्र के रूप में देता है त्याग पत्र। अब जब ये त्याग पत्र दे देगा तो सदस्य जो होगा, देखो सदस्य जो होगा ये लाल सदन से अलग हो जाएगा, है ना। अब लाल सदन का सदस्य तो रह नहीं गया। कानून क्या बना था कि लाल सदन का सदस्य त्याग पत्र देकर ही पीएम बन सकता है। कानून यह बना था कि पीएम बनने के लिए कॉमन सदन का जरूरी है। अब ये सदस्य जो है लाल सदन तो छोड़ दिया, अब ये किसके लिए खड़ा हो सकता है? लड़ सकता है। ये चुनाव लड़ेगा। अब किससे? कॉमन सदन से। अब जब कॉमन सदन से चुनाव लड़ेगा तो कॉमन सदन से ये जीत जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन सदन से जीतता है, और कॉमन सदन से अगर जब जीतता है तो फिर इसे पीएम का बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार सदस्य जो होते हैं, जब वो लाल सदन की सदस्यता को छोड़कर कॉमन सदन के चुनाव के लिए खड़े होते हैं, कॉमन सदन में से जीत कर आते हैं, तो उस छोड़े गए सदस्य जो लाल सदन को छोड़ता है, फिर उसे कॉमन सदन का सदस्य बना दिया जाता है, तब उसे प्रधानमंत्री का पद दिया जा सकता है। तो ये कानून बना दिया गया। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया ही होगा। अगर नहीं आया होगा तब भी अच्छी बात है, अगर आ गया होगा तब भी अच्छी बात है। अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। खैर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। तो मैं बता दूं, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो MA BA और नेट JRF के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस का, स्विट्जरलैंड का और अमेरिका का, ब्रिटेन का, इवन भारत का भी संविधान हम इसी चैनल पर पढ़ रहे हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़कर अपना प्यार बनाए रख सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।